अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मंशियात से बचाना है, कुछ करके दिखाना है। हमारे नौजवान, हमारे मुल्क की ऐसे लोग ऐसे नशे में मुलव्विस हो रहे हैं, ऐसे मरीज़ सामने आ रहे हैं कि अगर हम जानने की कोशिश करें तो पाकिस्तान में नशे के आदी अफराद की तादाद रोज़ ब रोज़ बढ़ती चली जा रही है। अगर इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई तो यकीनन एक बहुत बड़ा अलमिया होगा और एक बहुत बड़ा सानिया होगा। इससे रोकने के लिए, इससे बचाने के लिए हमें बहुत अशद ज़रूरत है कि हम सब मिल के मंशियात से आदी अफराद का इलाज कराएं, उनकी तरफ खुसूसी तवज्जो दें। और ये काम हमारी हुकूमतों का भी है कि हमारी हुकूमत इस तरफ खुसूसी कोई ऐसा प्रोग्राम तश्कील दे कि हमारे जो लोग, जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो नशे में मुलव्विस हो रहे हैं और नशे के मरीज़ बढ़ते चले जा रहे हैं, ये कम हो सके या ख़त्म हो सके। इसी के हवाले से हम बात करेंगे। और जहाँ पे हमारे हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, हम सब की ज़िम्मेदारी होती है, वहाँ फैमिली का बड़ा किरदार होता है इसके हवाले से कि फैमिली जो है वो यकीनन इस तरफ तवज्जो दे कि जब उनका बच्चा कहीं जाता है, जब वो वापस आता है तो उसको, उसकी एक्टिविटीज़ को चेक करें, उसको, बच्चे को चेक करें। जब वो अकेले कमरे में होता है या अकेला बैठा हुआ होता है तो बहाना मोबाइल का होता है कि मोबाइल देख रहा है, लेकिन हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नशे का मरीज़ बनता चला जा रहा है। रफ्ता रफ्ता ये जहर जो है जिस्म के अंदर ऐसा सलाहियत कर जाता है कि फिर उसका निकलना बड़ा दुश्वार हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि नशा छोड़ना आसान है, सिर्फ जहनी कैफियत की बात होती है तो वो छोड़ सकता है, लेकिन जहनी कैफियत ऐसी हो जाती है नशे के आदी अफराद की कि वो तमाम चीज़ें, अजीज़ रिश्तेदार, खून के रिश्तों को तो छोड़ सकता है, दोस्तों को छोड़ सकता है, अपनी एक्टिविटीज़ ख़त्म कर सकता है, लेकिन इस नशे को नहीं छोड़ता। इसी पे हम बात करेंगे कि इस जो आदी अफराद होते हैं नशे के, इनके लिए क्या ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे दरमियान हमारे साथ को होस्ट मौजूद हैं मोहम्मद यासिर शाह, जो परवरिश रिकवरी सेंटर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। यासिर शाह साहब, आप क्या कहेंगे आगे? बिल्कुल, बहुत अहम मौजू पे आसिफ साहब आपने जो है एक ये निशानदही की है। जैसे पहले प्रोग्राम में भी आपके तवज्जो से, आपके चैनल के तवज्जो से इस पे बात हुई थी, तो बिल्कुल आपकी बात बहुत खूबसूरत आपने बात की कि रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है। देखें, इस चीज़ के दो पहलू हैं। एक तो ये कि जो मौजूदा उसमें फंस गए हैं उनका क्या करना है, किस तरीके से उसको निकालना है, और दूसरा ये कि आने वाली नस्लों को किस तरीके से बचा सकते हैं हम लोग, क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए जिनकी वजह से उधर उस तरफ जाने से कोई भी टीन या फिर एडल्ट बच सकता है। सो उसमें फैमिली का बहुत अहम किरदार है। आगे जैसे हमारे गेस्ट हैं, इसी बारे में इंशाल्लाह ताला आज बात क्या नहीं करेंगे हम लोग। अच्छा, तो हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट हैं और क्लिनिक की, और हम ये भी कह सकते हैं माहिर नफ्सियात भी हैं जो इलाज करती हैं, फ़हीला रियाज। फ़हीला रियाज साहबा, कैसी हैं आप? फ़हीला रियाज साहिबा, मैं आपसे सवाल करूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान में जो मंशियात के आदी अफराद हैं उनकी वजूहात क्या हैं? देखें, अगर वजूहात की बात करूं तो मैं समझती हूँ दो बड़ी अहम वजूहात हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं समझती हूँ कि हमारे माशरे में इस चीज़ को लेकर, जहाँ बाकी चीज़ों पे भी बहुत सारी अनक्लैरिटी है, वहाँ नशे के हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, ना सिर्फ हमारी सोसाइटी में बल्कि हमारे घरों में भी इस चीज़ को। क्योंकि आप देखें कि पहले कभी कभी सुनने में आता था कि कोई ऐसा केस आ रहा है, अभी इस चीज़ का आपको हर घर में, हर सोसाइटी में, हर माशरे में कोई ना कोई जो है वो नशे में मुलव्विस, नशे की बीमारी में मुलव्विस जो है वो कोई ना कोई मरीज़ मिलेगा। तो मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है कि अपने घरों के लेवल से भी हम इस चीज़ के ऊपर बात करें और अपने घरों में से ही अपने बच्चों को एजुकेट करना शुरू करें, ताकि वो जब बाहर सोसाइटी में निकलें तो उनके पास इतनी अवेयरनेस हो कि अगर कोई ऐसी चीज़ या किसी ऐसी चीज़ का एक्सपोजर उनको होता है तो वो खुद बेहतर फैसला कर सकें। सेकेंड, जो आपका टॉपिक भी है प्रोग्राम का, वो बड़ी अहम वजह है पेरेंटिंग। हमारी माशरे में, सोसाइटी में, आजकल की जनरेशन में पेरेंट्स और बच्चों का जो रिलेशनशिप है ना, वो आप कह लीजिए उतना क्लोज़ नहीं है, या उसमें बहुत गैप है। बच्चे अपने पेरेंट्स से चीज़ें शेयर नहीं करते, बच्चे अपने पेरेंट्स से अपने मसाइल जो है वो हेजिटेट करते हैं शेयर करने में, और जब वो चीज़ आप अपने घर में शेयर नहीं करते तो फिर डेफिनेटली आप बाहर कोई ना कोई थर्ड पर्सन ढूंढते हैं, कोई दोस्त ढूंढते हैं, कोई गैदरिंग ढूंढते हैं जहाँ आप चीज़ें शेयर करते हैं।
और अगर ये चीज़ें या इन चीज़ों पे बात घर से ही कर दी जाए और उनको अवेयर कर दिया जाए, तो मैं समझती हूँ कि बाहर जब वो सोसाइटी में निकलेंगे तो वो बेहतर तौर पे फ़र्क कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्या चीज़ सही हमें वहाँ से मिल रही है, क्या चीज़ हमें गलत गाइड की जा रही है। तो मैं समझती हूँ पेरेंटिंग और आगाही की कमी, ये दो आगाही की कमी। हमारे साथ बहुत अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो तज्ज़ियाकार भी हैं, मुख्तलिफ अखबारात में आर्टिकल्स जिनके छपते रहते हैं, इसके अलावा एंकर पर्सन भी हैं सैयद अब्दुल बासित साहब। बासित साहब, मैं आप सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा और आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि आपने एक तवील अरसे ये मंशियात की बंदिश के हवाले से काफ़ी लिखा भी है और इसके ऊपर आवाज़ भी उठाई, इस पर सेमिनार वगैरह भी आपने किए हैं। तो क्या मतलब इसमें किरदार किसका अहम होता है कि अगर हमारे माशरे में जिस तरह से ये सलाहियत कर रहा है और जिस तरह से ये जहर फैल रहा है, इसकी रोकथाम किस तरह ज़रूरी है? देखें, हमारे माशरे में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि किसी भी फैमिली में कोई बच्चा या बच्ची नेगलेक्ट होती है, नेगलेक्टेड फैमिली से, और उनको ध्यान नहीं दिया जाता है और उनकी कुछ ऐसी फरमाइशें, उनकी कोई ऐसी चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं की जाती। उसका हल ये है कि वो फैमिली उनको कन्विंस करे, उनको समझाए कि बेटा ये आपकी बात जायज़ है, ये नाजायज़ है। वो नेगलेक्टेड की होने की वजह से वो गलत राह पे पड़ जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो के या ख्वाहिशात पूरी ना होने की वजह, जैसे कि हम सुनते हैं वासिफ साहब कि मोहब्बत में नाकामी, फिर वो नशे की तरफ चला जाता है। अच्छा, हम देखते हैं घर में अगर मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा है या अजीज़ रिश्तेदारों में झगड़ा हो रहा है तो उससे भी डिसाइडेड हो के वो नशे की तरफ जाता है। नहीं सर, एक और वजह भी है। एक तो ये निगलेक्टेड है फैमिली से, एक दूसरी वजह ये है कि आपका बच्चा जब स्कूल या कॉलेज जा रहा है तो उसके साथ जो दोस्त हैं उसकी वो क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए कि उनके जो दोस्त हैं उनकी फैमिली का बैकग्राउंड कैसे लोग हैं, वो किससे ताल्लुक़ है, वो क्या उठता बैठता है, वो क्या इस्तेमाल करता है, ये चीज़ें होनी चाहिए। जैसे बच्चा बुरा नहीं समझते, पहले वाली फैमिली जो पहले सख्ती होती थी वो बाकायदा माँ बाप बच्चे के मुंह सूंघते थे, बेटा कुछ स्मेल से आ रही है। हाँ, एक दौर ऐसा था कि बच्चा जब बाहर से आता था तो उस वक्त पान का बड़ा रुझान हुआ करता था और सिगरेट का, तो सिगरेट का वो सूंघते थे, तुमने सिगरेट तो नहीं पी है, तुमने पान तो नहीं खाया, मुंह देखते थे। अच्छा, एक टाइम होता था, वक्त होता था कि मगरिब से पहले आ जाओ स्कूल, ट्यूशन, मदरसा। आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि आजकल ये है कि बाप अपने कमरे में है, माँ अपने कमरे में, दूसरे जो बहन भाई हैं वो अपने कमरे में, और ना भाई को बहनों को पता है, ना पेरेंट्स को पता है। इसकी वजह ये है कि वो जब शुरू में अगर स्टार्ट में पकड़ लिया जाए किसी तरीके से और उस माँ तक पहुँच जाए तो वो रोकथाम हो सकती है। लेकिन पेरेंट्स को, घर वालों को इस वक्त मालूम होता है जब बच्चा आज से ज़्यादा आदी हो जाता है। ये बहुत अहम बात है। बच्चे की तरबियत किसके साथ जा रहा है, आ रहा है, ये सब मालूमात पेरेंट्स को होनी चाहिए। पेरेंट्स को ये मालूमात होनी चाहिए कि हमारा बच्चा अगर स्कूल जा रहा है या कॉलेज जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, या जिस सोसाइटी में बैठ रहा है उस सोसाइटी में क्या है, उस स्कूल में क्या है और उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में क्या है। आजकल हमारे यहाँ शीशा बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसके अलावा दीगर नशे की चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। क्योंकि मैंने आपसे पहले प्रोग्राम में भी कहा था कि हम एक एक टॉपिक पे एक एक बात करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारा अभी ये दूसरा प्रोग्राम है इसलिए हम फैमिली को अवेयरनेस देने के हवाले से ये बात कर रहे हैं। यासिर साहब, क्योंकि आपका रिकवरी सेंटर है, परवरिश रिकवरी सेंटर है, आप उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, अमूमन आपके जो रिकवरी सेंटर में मरीज़ आते हैं उसकी वजह क्या है? वो कुंवारे होते हैं, शादीशुदा भी अगर होते हैं, या आप क्या समझते हैं कि उसकी वजूहात क्या ज़्यादातर मालूम होती है? जैसे दोनों गेस्ट ने जो है उसमें ऐड किया कि बिल्कुल के निग्लेक्सी एक बहुत बड़ा जो है ना एलिमेंट बनती है, पेरेंटिंग स्टाइल बहुत बड़ा एलिमेंट बनती है। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि आजकल जो हमारा कल्चर यानी बनता जा रहा है, मीडिया का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है। क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ में, ड्रामों में आजकल आप देखेंगे कि नशे को बहुत फैंटेसाइज करके बहुत कूल जो है ना यानी प्रेजेंट करके दिखाया जा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा ग्लैमर करके दिखाया। बिल्कुल ऐसा ही है, जिसकी वजह से वो जो है ना इंसान, कोई भी बच्चा हो तो उस तरफ अट्रैक्ट होता है।
बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि देखें, एक बच्चा, एक वालिदैन और एक बच्चे के दरमियान ना गैप होता है। अब ये गैप किस तरीके से फिल होता है? एक अच्छी पेरेंटिंग स्टाइल, कम्युनिकेशन से। अगर ब्रिज अच्छा बना हुआ है, गैप अच्छा है, तो वो नहीं जाएगा दूसरी तरफ राह फरार इख्तियार करने के लिए। लेकिन अक्सर और बेशतर होता ये है कि वो गैप जो है ना, उसमें कमी होती है, ब्रिज प्रॉपर नहीं बना हुआ होता कम्युनिकेशन का वालिदैन के दरमियान और बच्चे के दरमियान, और फिर बच्चा राह फरार अपनी जो नीड्स हैं फुलफिल करने के लिए वो ड्रग्स की तरफ या नहीं जाता है। एक बहुत बड़ी वजूहत ये भी है कि हमारे माशरे में बहुत आसानी से जो है बहुत आसानी से नशा मैसर हो जाता है। तो जैसे भी दोस्तों से पता किया, लैक अवेयरनेस है नहीं, कि किसी ने बताया कि यार ये तो बस पार्टी ड्रग है, ये थोड़ा सा सुकून देगा और वो हो जाएगा, और फिर लामालम बच्चा जो है उस तरफ जाता है, उसको ट्राई करते करते, और उसका डिपेंडेंट यूज़र बन जाता है। डिपेंडेंट यूज़र है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि फैमिली जो है उसका बड़ा अहम किरदार होता है। यही सवाल लेके राहिल आपके तरफ मैं आऊँगा कि ये बताइए, फैमिली को इलाज के लिए क्या करना ज़रूरी है? देखें, सबसे पहली चीज़ तो मैं समझती हूँ कि जैसे मैंने आगाही के बारे में बात की थी, तो सबसे पहला चैलेंज जो अक्सर औकात रिहैबिलिटेशन में भी हमें आ रहा होता है, जहाँ पेशेंट जो है वो एक हकीकत से इनकार वाली कैफियत में होता है, वहाँ फैमिली भी बहुत डिनाइल का शिकार होती है। यानी कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि आप अभी भी सोसाइटी में जाके पब्लिक में किसी से भी सवाल करेंगे नशे का इलाज, तो वो सबसे पहले तो आपको बड़ा हैरानगी से देखेगा, और फिर आपको अगला सवाल ये पूछेगा कि नशे का कौन सा इलाज होता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि हमारे यहाँ माशरे में लोगों को अगर यही नहीं पता कि नशा जो है वो एक बीमारी है और इसका इलाज भी मुमकिन है, तो फिर उनको ये कैसे पता होगा कि उनको हेल्प कहाँ कहाँ से लेनी है। ठीक है, अगेन वही पॉइंट आगाही वाला दोबारा आ जाता है। फिर फैमिली जो है वो जब उनको पता चलता है, तो इसमें भी दो तरह की चीज़ें आम तौर पर देखी जाती हैं। या तो जब उनको पता चलता है कि हमारा कोई बच्चा, हमारा कोई प्यारा जो है वो नशे की बीमारी में मुब्तला है, तो या तो वो बिल्कुल ही उसको डिसोन कर देते हैं कि घर से निकाल दिया क्योंकि बदनामी का बाइस बन रहा है। जाहिर सी बात है, बहुत सारी ऐसी सरगर्मियों में मुलव्विस होगा जो फैमिली की इज़्ज़त और वक़ार के लिए बड़ा ख़तरा है। या अगर उसको अपने साथ रखते भी हैं तो उस पर मुख्तलिफ़ टोटके और तजर्बात जो हैं वो करते रहते हैं। ठीक है, इसको मुल्क से बाहर भेज दो, या इसकी शादी करवा दो, या इस पे कोई जो है वो इसकी नौकरी लगवा दो, इसके ऊपर ज़िम्मेदारी पड़ेगी तो ये इन चीज़ों से निकल आएगा। तो यहाँ फैमिली को इस बात की आगाही देना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आप देखें, जो शख्स अपनी जहनी सेहत को बरकरार नहीं रख पा रहा, जो अपने लिए फ़ैसले नहीं कर पा रहा, आप कैसे उसके ऊपर जो है बाकी चीज़ों की ज़िम्मेदारी डाल रहे हो कि ये इस ज़िम्मेदारी में पड़ेगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सेकेंडली, शादी करवा देना, मुल्क से बाहर भेज देना या नौकरी लगवा देना, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आपकी बात मैं काटूंगा और मैं आपसे एक बात और जानने की कोशिश करूँगा। अगर कोई शख्स नशे का आदी हो जाता है तो फैमिली जो है वो उसकी तरफ से ये इक़दाम उठाए जाते हैं, जैसे कि आपने कहा कि इसको मुल्क से बाहर भेज दो, या इस पर जिन्नात आ गए, या इसको कमरे में बंद कर दो, या शादी करा दो, या कोई इसी तरह की वजूहात होती हैं। तो क्या ये बात सही होती है, या वो उसका किस कदर मकसद ये कि बताइए आप कि ये सिलसिला कारामद होता है या ये कारामद नहीं है? देखें, जितना मैंने अपना काम किया है इस फील्ड के अंदर, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बताऊं तो पहली बात, जैसे मैंने कहा कि ये नशा जो है ये आदत से ज़्यादा बीमारी है। क्योंकि बहुत शुरू में जब आपने शुरू किया था तो चीज़ें आपके कंट्रोल में थी, लेकिन अब आप उस स्टेज पे हैं, उस फेज़ पे हैं कि जहां आप उस चीज़ पे इतनी बुरी तरह डिपेंडेंट हैं कि उसके बगैर आपका सर्वाइवल नहीं है। ठीक है, और बीमारियां जो हैं वो इलाज से ठीक होती हैं, टोटकों से ठीक नहीं होती। ठीक है, सो ये वाली चीज़ बताना बड़ा ज़रूरी है कि इन टोटकों के अलावा ये बिल्कुल कारामद साबित नहीं होते, बल्कि उल्टा इनका नुकसान ये होता है कि 4, 5 साल, 6 साल तो फैमिली इन्हीं तमाम टोटकों में जो है वो वक्त गुजार देती है, और उसमें से फिर जैसे मरीज़ रिहैबिलिटेशन की तरफ आता है या इलाज की तरफ लेकर आते हैं, जब वो तमाम टोटके नाकाम हो जाते हैं तो उसकी कंडीशन इतनी बिगड़ चुकी होती है कि बड़ा मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है। उस पर भी फिर एक आप समझ लें कि फैमिली की तरफ से जो है वो एक अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशंस या गैर हकीकी तवक्कुआत आप कह लें कि ठीक है अब हमने इलाज के लिए तो डाल दिया है, इसका मतलब है कि हमने इलाज पे डाला है तो 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर ये हमें बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा 6 साल 8 साल पहले था।
ठीक है। तो ये एक चीज़ हमें बड़ी देखने में मिलती है। तो मैं जितनी भी सुनने वाली फैमिलीज़ हैं, मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप में से, आपकी फैमिली में से, अपने आसपास आप देखते हैं कि कोई भी शख्स जो है वो नशे की बीमारी का शिकार है, तो उसके ऊपर तजुर्बात करने के बजाय इमीडिएटली उसको इलाज के लिए राब्ता करें। अब वहाँ पर भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं। तो क्या जिस मकसद के लिए आप उसको जिस इलाज गाह में डाल रहे हो, क्या वहाँ उसका इलाज भी मुमकिन है? ये एक बड़ा पॉइंट है कि ऐसे इदारे जहाँ आप उसको दाखिल कर रहे हैं, क्या वो रिकवरी सेंटर ये हैं कि वो उसका इलाज कर देंगे? क्योंकि यहाँ भी कुछ इदारे ऐसे हैं जो जाली हैं, 2 नंबर हैं और उनको इलाज नहीं आता। और कौन से ऐसे इदारे हैं, कौन सी ऐसी जगह है, इस पर भी हम बात करेंगे। यहाँ हुआ एक ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, वक्फे पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो लोग नशे के आदी अफराद, उनकी फैमिली को क्या करना चाहिए और उसकी एहतियाती तदाबीर। जाते जाते जब ब्रेक से हमने ये बात की थी कि कौन से ऐसे रिकवरी सेंटर हैं जो नशे के आदी अफराद के लिए बेहतर हैं और कौन से ऐसे हैं वाकई जिनमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसा बटोर रहे हैं, इलाज नहीं कर रहे। उसके बाद जब वो वहाँ से फारिग हो जाता है, या आप लोग तंग आ जाते हैं कि यार यहाँ तो इलाज सही हो ही नहीं रहा है, या बच्चा कहता है, जो भी आपका वहाँ पे दाखिल है मरीज़ नशे का, वो कहता है कि मुझे यहाँ से ले जाओ, घर वाले ले जाते हैं। तो ये मसला इलाज के लिए बड़ी एहतियात की भी ज़रूरत होती है। ये नहीं कि नशे का आदी है घर वाले ही इलाज करें, ज़ाहिर घर वाले कहीं ना कहीं तो भेजेंगे इलाज के लिए। वो इदारा कैसा है और वो सेंटर कैसा है, वो हॉस्पिटल्स कैसा है कि जहाँ इलाज हो रहा है। इस हवाले से मैं बासित साहब आपकी तरफ आऊँगा, फिर मैं अपने पैनलिस्ट दीगर जो हैं उनकी तरफ आऊँगा। ये बताइए कि आप क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे इलाज के जो हॉस्पिटल्स हैं या रिकवरी सेंटर है प्राइवेट या गवर्नमेंट सतह पे, क्या हैं ऐसे कि जहाँ पे इलाज करवा सकता है आदमी? देखें, पहली बात तो मैं ये कहूँगा आपसे, रिकवरी सेंटर अपनी जगह हैं जो काम कर रहे हैं, और उनकी जो सहूलियात हैं वो बहुत कम है, इसलिए कि वो उनको अपना इदारा चलाना है और वो एक रिलेटेड हैं, रजिस्ट्रेशन है, और उनको जो एड मिल रही है उसी में वो दायरे में रह के काम कर रहे हैं, जबकि उनको ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत को चाहिए, हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान, उनको चाहिए कि ऐसे रिकवरी सेंटर बनाएं और ऐसे प्रोग्राम करें जो स्कूल और कॉलेजेस में जाके उनको तरगीब दें कि ये चीज़ें आपके लिए ये नुकसान है और ये फ़ायदे हैं नहीं पीने में। तो इस तरह के अगर प्रोग्राम तरतीब देगी गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ इसमें बहुत सारी बेहतरी आ सकती है। बेहतरी आ सकती है। नाज़रीन, आपको एक बात बताएं, ये जो हमारा प्रोग्राम है अवेयरनेस के हवाले से, जो मंशियात के हवाले से, ड्रग के हवाले से, हमें इस प्रोग्राम को करना था मुख्तलिफ़ कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में। हम लाइव इस प्रोग्राम को करना चाह रहे थे, लेकिन हमें इतनी दुश्वारियाँ हुई, इतनी परेशानियाँ हुई कि हम वो नहीं कर सके। तो फिर हम अपने स्टूडियो से, क्योंकि हमारा एक जज्बा था, और परवरिश रिकवरी सेंटर के सैयद इमरान शाह साहब, मोहम्मद इमरान शाह साहब, उनकी ये काविश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको बताया जाए लोगों को और इससे रोका जाए। तो लेकिन हम बहरहाल वो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में तो नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने जो हिम्मत दी हमें, जो हमें हौसला दिया कि नहीं आप स्टूडियो से करें, तो आज हम ये प्रोग्राम अपने स्टूडियो से करें। और माशाल्लाह ये दूसरा प्रोग्राम है, तो इस पर मैं उनको बड़ा खराज तहसीन पेश करूँगा मोहम्मद इमरान शाह साहब को, जो कि परवरिश रिकवरी सेंटर के CEO हैं, कि उन्होंने ये बेड़ा उठाया। अच्छा, यहाँ से मैं आपकी तरफ आऊँगा, नशे से बहाली की कौन कौन सी ऐसी राज हैं जो आप अफशा करें आज, कि बस ये राज हैं नशे से बचने के लिए?
बिल्कुल, सबसे पहले मैं एक आपने जो बात कही मुझे एक बात याद आ गई जो सर इमरान अक्सर जो है ना कहते हैं पूरी टीम को कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन ट्रीटमेंट। मतलब उनका मेन हमेशा एम्फेसाइज होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगाही पहुँचे, क्योंकि जैसे प्रोग्राम के शुरुआत में मैंने कहा कि देखें इसके दो पहलू है। एक तो ये जो फंस गए हैं इसमें उनको किस तरह निकालना है और आने वाली नस्लों को किस तरीके से बचाना है। तो उनका ज़्यादा एम्फेसाइज उस पर भी होता है कि जो आने वाली नस्लें कम से कम वो तो बच सकें। तो प्रिवेंशन के ऊपर जब हम लोग बात करते हैं तो जैसे परवरिश रिकवरी सेंटर ने अपनी कैपेसिटी में बहुत से अवेयरनेस कैंपेन्स यानी स्टार्ट किए हैं, स्कूल कॉलेजेस वगैरह में भी किए हैं, ऑनलाइन जो है ना बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह में भी जो है सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट वगैरह किए हैं। इसके अलावा मालूमाती वीडियोस जो है ना ये इदारा जो है बनाता रहता है इसके बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आगाही पहुँचे। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ कि ठीक है जी, अब जो दूसरा पहलू है जो इसमें फंस गए हैं उनको किस तरीके से निकाला जाए। जनाब के जो पहले भी आपका सवाल था कि अभी एक कोई भी इदारा अगर कोई फैमिली सेलेक्ट कर रही है तो क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करता चलूँ कि देखें लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ना फैमिली को कोई भी इदारे तक पहुंचते तक तकरीबन 4 से 5 साल लग जाते हैं। क्यों? उससे पहले वो एक तो जैसे मिस फ़हीला ने कहा कि वो टोटके कर रहे होते हैं और उससे भी पहले काफ़ी अरसे तक उन्हें पता नहीं चल रहा होता। पहले मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा कि अर्ली साइन एंड सिम्टम्स के अगर कोई आपका प्यारा नशे की बीमारी में गिरफ्त है तो क्या उसके उस अर्ली साइन एंड सिम्टम्स देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला उसकी रूटीन में वाज़े तब्दीली, मूड मिजाज में जो है ना तब्दीली, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ा हो जाना, वो हो जाना, खाने में जो है ना या तो बहुत ज़्यादती हो जाना या बहुत कमी हो जाना, इस तरह की काफ़ी जो है ना कुछ सिम्टम्स हैं जो जाहिर करता है कि जी वो नशे की बीमारी में मुब्तला है। अच्छा जी, अब अगर पता चल गया कि नशे की बीमारी में मुब्तला है तो बहाली कैसे हासिल की जाए, कौन सा इदारा सेलेक्ट किया जाए। देखें, मैं हर फैमिली को बोलता हूँ कि देखें कोई भी इदारे में आप जाते हैं तो कुछ सर्टन क्राइटेरिया के साथ जाएं कि क्या वो चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले तो क्या प्रॉपर प्रोग्राम है, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट हो रहा है या सिर्फ उठा के बंद किया जा रहा है, खुदा ना खास्ता मारा जा रहा है, शौक दिया जा रहा है, इस तरह से इलाज नहीं होता। बदकिस्मती से कुछ इदारे हमारे माशरे में अच्छा, हमने एक चीज़ और देखी है कि जेल की तरह एक कमरा बनाया हुआ है, उसमें सलाखें लगी हुई हैं और बाकायदा जैसे जेल थाने में आप ले जाके लॉकअप कर दो। मैंने देखा। और ऐसा बड़ा एक रूम होता है और वहाँ पे वो सब आपस में बैठे हुए होते हैं और उनका इलाज कैसे होगा, ये इस तरह से होता है इसका? नहीं, देखें मैंने आपसे यही कहा ना शुरू में कि उठा के एक जगह बंद कर देना तो मकसद नहीं है। जब इलाज की बात करते हैं तो इलाज के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू डिटॉक्सिफिकेशन, जिसे आसान अल्फाज में अगर समझा जाए तो जिस्म से नशा खारिज करना दवाइयों की मदद से, क्योंकि जब इंसान को नशा नहीं मिलता तो क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी यानी आ चुकी है तो उसको विड्रॉल सिम्टम या आसान अल्फाज में कहूँ तोड़ होते हैं। तो उस तोड़ को कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशन मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेट की जाती है। पहला मरहला ये होता है। दूसरे मरहले में माइंड मैपिंग पे काम किया जाता है, जिसमें सुबह एक प्रॉपर रूटीन होती है सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक की, जिसमें ग्रुप काउंसलिंग है, रिलैप्स प्रिवेंशन ग्रुप्स है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन ग्रुप्स होते हैं, 1-on-1 काउंसलिंग होती है, प्लस जो शुरू से एक बात चल रही है कि फैमिली का क्या किरदार है। फैमिली का याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी वजह से परवरिश रिकवरी सेंटर का मेन एम्फेसाइज क्लाइंट के साथ साथ फैमिली पे भी होता है, फैमिली काउंसलिंग भी करते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं किया, क्योंकि देखें इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट ने जाना उसी फैमिली में। जिस तरह से इलाज हो रहा है उसका मरीज़ का, नशे के मरीज़ का, फैमिली का भी इलाज हो रहा है उसमें। बिल्कुल, फैमिली को आगाही दी जाती है, फैमिली की काउंसलिंग की जाती है। अक्सर और बेशतर जो मैंने आपसे शुरू में बात किया ना कि वो एक जो ब्रिज है वो टूटा हुआ होता है कम्युनिकेशन का, तो उसको बहाल कराया जाता है। कुछ फैमिली के ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जैसे बहुत ज़्यादा इनेबलिंग या बहुत ज़्यादा प्रोवोकिंग, तो वो उनको आइडेंटिफाई कराई जाती है, उनको बताया जाता है कि ये अमल आपका दुरुस्त नहीं है, ये इसकी रिकवरी में रुकावटें पैदा कर सकता है। तो फैमिली को भी जो है ना काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है, ताकि ये एहतियाती तदाबीर घर वाले करें ताकि दोबारा ये इस तरफ ना आ सके, या ये मामलात अगर दोबारा से आप इस तरह से देखते हैं तो ये दोबारा नशे का आदी हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इट्स अ रिलैप्सिंग डिजीज़, याद रखिएगा, इट्स अ रिकवरी इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि जी अगर बहुत से लोगों की ये माइंडसेट होता है कि हमने किसी इदारे में अपने प्यारे को डाल दिया है, अब वहाँ से 1 महीने 2-3 महीने के बाद हमें ड्राई क्लीन होके मिलेगा। नहीं जी, ऐसा नहीं है। उस पे काम हो रहा है, साथ साथ आप पे भी काम हो रहा है, और ये काम जो है यहाँ से जाने के बाद भी आपने जारी रखना है। जैसे कि जो है एक अच्छी कोऑर्डिनेशन, यानी वो हो कोई भी तंजिया, कोई भी पुरानी चीज़ बार बार जो है ना हाईलाइट ना की जाए,
कोई भी अगर ऐसी चीज़ है, कोई कॉन्फ्लिक्ट यानी आ रहा है, तो बैठ के उसको रिजॉल्व किया जाए। जहाँ पे आप फंसे, परवरिश रिकवरी सेंटर एक वाहिद ऐसा इदारा है, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उसका हिस्सा हूँ, कि जो सिर्फ दौराने इलाज ही नहीं बल्कि इलाज से जाने के बाद भी अगर कोई दुश्वारी पेश हो रही होती है घरेलू मामलात में किसी पेशेंट को, तो हम लोग हमेशा उनको ये कह के भेजते हैं कि कोई भी मसला हो आ जाएं इधर। ये देखिए, ये मैं बात कर रहा था इन इदारों के हवाले से और उस हॉस्पिटल्स के हवाले से बासित साहब, फाहिला साहिबा, कि देखिए इदारे तो बहुत बन जाते हैं सिर्फ वो पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो इदारे जो प्रॉपर इलाज करते हैं, जैसे कि यासिर साहब ने कहा कि हम यानी जब मरीज़ छोड़ देता है और अपने घर चला जाता है, उसके बाद भी उसकी रिकवरी करते हैं कि नहीं आप आते जाते रहें, आप मिलते जुलते रहें, और फैमिली से भी कहते हैं कि इसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं वो हमें बताते रहें। तो यानी कि उसका इलाज उस वक्त भी चल रहा होता है। आप क्योंकि माहिर नफ्सियात हैं और आप बाखूबी ऐसे अफराद को डील करती हैं, तो आप क्या देखती हैं, मसलन नशा छोड़ दिया, फिर उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में चला गया, अपनी फैमिली के साथ चला गया, अपनी जॉब पे चला गया, एक्टिविटीज़ उसने रख ली, तो क्या उसके बाद वो दोबारा इस नशे की तरफ नहीं आएगा या आ जाते हैं, क्या है? देखें, जैसे आपने कहा कि उसने इलाज करवा लिया और वो दोबारा उसी इन्वायरमेंट में, माहौल में वापस जाता है, अपनी जॉब स्टार्ट करता है और उन चीज़ों को कंटिन्यू करता है, तो डेफिनेटली, क्योंकि सॉरी, जब हम फैमिली को भी गाइड कर रहे होते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं ना, तो ट्रीटमेंट एक तकून है, ठीक है। तकून का मतलब है कि ये 3 लोगों के ऊपर बेस करता है, जहाँ पे मरीज़ खुद है, फैमिली है और इदारा है। इन तीनों चीज़ों की कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से मिसाल के तौर पे कई दफ़ा पेशेंट बहुत जल्दी ट्रीटमेंट को समझ जाता है, फैमिली नहीं समझ रही होती, तो भी इस चीज़ में बड़ा टाइम लगता है। कई दफ़ा फैमिली समझ नहीं रही होती, फैमिली समझ जाती है मगर पेशेंट नहीं आ रहा होता, तो भी ये चीज़ बहुत हमारे लिए चीज़ें डिस्टर्ब करने का बाइस बनती है। फिर जब हम, जैसे यासिर सर ने कहा कि हम पूरा ट्रीटमेंट उनको देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप उसकी इनिशियल चीज़ों पे देखो तो उसकी रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। खाने पीने की उसकी टाइमिंग नहीं है, सोने जागने की उसकी टाइमिंग नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बाहर गैदरिंग में गुजार रहा है, उसको ये नहीं पता कि मुझे किस टाइम पे किस काम को करना है। तो ट्रीटमेंट का सबसे कोर पार्ट ये होता है, जब वो थोड़ा सा अपने सेंसेस रिकवर कर लेता है, कि आप उसको एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन दो, क्योंकि उसने अपने माहौल में वापस जाना है। तो जहाँ पे वो आपके पास आया है, आप वहीं से उन चीज़ों की प्रैक्टिस उसके अंदर हैबिचुएट उसको करने की कोशिश करो कि ये आपने इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, ये टाइम आपके काम करने का है, ये टाइम आपका फैमिली टाइम है, ठीक है। और यही हमारा परवरिश रिकवरी सेंटर के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा मेन फोकस ये होता है कि हम विद इन अ ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा फोकस उनके रूटीन पे कर रहे होते हैं, रूटीन पे कर रहे होते हैं। अच्छा, एक सवाल और मुझे आपसे पूछना है, बेयकीनी की कैफियत कब पैदा होती है? जो आदी होते हैं मंशियात के, तो उनमें बेयकीनी की कैफियत कैसे पैदा होती है और घर वालों को क्या उनको करना चाहिए? सबसे ज़्यादा वजह जो मैं समझती हूँ बेयकीनी की कैफियत पैदा होने की, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि फैमिली ट्रीटमेंट पे लेकर आती है, वो मरीज़ जो खुद नशे की बीमारी का शिकार है उसने खुद से अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी बहुत सारे तजुर्बात कर रखे होते हैं। कई दफ़ा नशा छोड़ने की कोशिश की होती है, कई दफ़ा ख़ुद को घर पे बंद कर लेता है, दोस्तों से नहीं मिल रहा होता, कंट्रोल करके मिकदार नशे की कम करके करने की कोशिश कर रहा होता है। जब ये तमाम तर चीज़ें, तमाम तर एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो उसके लिए कामयाबी का बाइस नहीं बनते, तो वहाँ से एक आप कह लें कि डिसट्रस्ट की या बेयकीनी की कैफियत बनती है कि इसका मतलब है कि अब मैं जिस चीज़ में फंस गया हूँ इससे निकलना मुश्किल नहीं है। प्लस आसपास अपने लोगों को भी, क्योंकि उन्हीं जैसे लोग होते हैं, फिर उनको भी देख रहा होता है, उनके तजुर्बात भी सुन रहा होता है। जब वहाँ से भी यही सुनने को मिलता है कि हाँ हमने भी बहुत दफ़ा कोशिश की है मगर हम नहीं छोड़ पाए, तो ये चीज़ उसके अंदर वो और ज़्यादा वो जो एक एलिमेंट होता है बेयकीनी का, उसको और रीइंफोर्स कर देता है कि इसका मतलब है कि अब मेरे लिए इससे बहाली बड़ी नामुमकिन है। आपके सवाल का पहला हिस्सा जो था कि जी जब आप उनको भेजते हैं तो वो रिलैप्स होते हैं, कई दफ़ा जब हम उनको रूटीन बना के भेजते हैं तो हम ये चीज़ फैमिली को गाइड करते हैं कि अभी कुछ अरसे के लिए इनके लिए ज़रूरी है कि ये जॉब वाली रूटीन कंटिन्यू ना करें, बनिस्बत अगर कोई ऐसी मजबूरी नहीं है तो। और उसके अंदर भी क्योंकि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हैं जहाँ थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के इश्यूज़ भी रहते हैं, तो वहाँ पे फिर उनको विद इन दैट जॉब भी बता दिया जाता है कि अगर आपने काम करना है तो आप किस नौयत का काम कर सकते हैं, कितने वक्त से कितने ड्यूरेशन का काम कर सकते हैं, और विद इन दैट रूटीन आपने किन किन चीज़ों की एहतियात करनी है ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर्स उनके रिलैप्स होने को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा उनकी हेल्प उतनी ज़्यादा उनके लिए हो सकता है। जी बासित साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा
क्योंकि आपका एक तजर्बा है और आप काफ़ी अरसे से इस तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम माशरे में देखते हैं जो नशे के आदी मरीज़, मैं मरीज़ इसलिए कहता हूँ कि वो एक चीज़ में मुब्तला हो गए, जैसे हमें बुखार हो जाता है या दूसरी कोई बीमारी हो जाती है तो साहब उसका एक इलाज होता है, तो ये भी एक मर्ज़ है। लेकिन हम देखते ही हैं कि घर वाले तंग आ जाते हैं, अजीज़ रिश्तेदार तंग आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और इस हद तक हमने देखा है कि वो चोरी भी शुरू कर देते हैं और उनको कहीं मुलाजमत भी नहीं मिलती कि ये नशे का आदी है। और बाज़ तो ऐसे हैं जो भीख मांगने लगते हैं और उनको भीख भी नहीं मिलती, लेकिन वो अपना नशा पूरा करने के लिए मुख्तलिफ रोडों पे हमने देखा है कि सरिया निकाल लेते हैं, पुल के नीचे से सरिया निकाल लेते हैं। तो अब इसके लिए कोई सेंटर तो ऐसे होने चाहिए हैं। देखिए हमारे यहाँ तो मैं ये देखता हूँ कि जो अच्छे सेंटर, मैंने ख़ुद विज़िट किया और आज मैं उसका प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो ये नहीं कि इसी वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल बाखुदा सच कह रहा हूँ कि रिकवरी सेंटर जो है उसमें मैंने ख़ुद जाके विज़िट किया है और छुप के विज़िट किया। उस वक्त ये मुझे जानते भी नहीं थे और इलाज देखा है मैंने। फिर मैंने अपने अजीज़ रिश्तेदारों को और जो मेरे करीब करीब होते थे उनको मैंने कहा, फिर उन्होंने इलाज के लिए यहाँ भेजा, तो वहाँ से जो रिपोर्ट आई वो बहुत अच्छी आई। आज वो वहाँ नशा छोड़ चुके हैं और अपनी अमली ज़िंदगी में काम कर रहे हैं। तो यहाँ हुआ एक ब्रेक का वक्त। ब्रेक के बाद मैं यही सवाल आपसे करूँगा कि हमारे यहाँ इदारे क्यों कम हैं, इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो दी जा रही। ब्रेक के बाद जी नाज़रीन, वक्फे पे जाने से पहले मैं बात कर रहा था जो नशे के आदी अफराद हैं वो मुख्तलिफ़ उनकी शिकायत भी होती हैं, चोरी चकारी की, वो मैं बात यही कर रहा था। लेकिन हमारे यहाँ सरकारी सतह पे ऐसे क्यों नहीं हैं इदारे जहाँ पे इनका प्रॉपर इलाज हो सके, और या फिर जो इदारे ऐसे हैं उनको गवर्नमेंट की सतह पे उनका कोई बजट मखसूस किया जाए ताकि वो जहाँ आज 4-5 बेड हैं, 10 बेड हैं या 50 बेड हैं, वहाँ मज़ीद बेड बढ़ सकें और उनका इलाज प्रॉपर, उनके खाने पीने का इलाज प्रॉपर हो सके, उसके लिए कोई बजट मखसूस किया जाए। क्या कहें आसिफ साहब? बात असल ये है कि हम ज़्यादातर गुफ्तगू इलाज पे ज़ोर दे रहे हैं और इलाज होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग इस बात पे अहमियत पे ज़ोर नहीं दे रहे हैं कि मोटिवेशन जो है ना, वो मोटिवेशन बड़ा अहम किरदार अदा करती है। एक मोटिवेशन वो जो इदारे काम कर रहे हैं और आटे में नमक के बराबर जो इदारे हैं और जो दीगर इदारे हैं जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे। ये मरीज़ इलाज के लिए आता है तो वीक में उनके 2-3 दिन ऐसे मुकर्रर होने चाहिए कि उसमें मोटिवेशन का 1 घंटा लाजमी होना चाहिए। अब मोटिवेशन का आप कहेंगे कैसे? एक मोटिवेशन वो है जो इदारे के जो टीचर हैं या जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो दें, और वो भी बहुत तामुल मिजाजी से, लो प्रोफाइल में, बहुत ही मध्यम प्यार से तरीके से, क्योंकि जब मंशियात के आदी लोग होते हैं वो ज़्यादातर चिड़चिड़े और गुस्से वाले होते हैं, उनको डील करने का तरीका ये होता है बहुत ही स्लो प्यार और तरीके से। दूसरा एक मोटिवेशन का एक तरीका है कि वही इदारे हफ्ते में 2 दिन पेरेंट्स का दिन रखें और पेरेंट्स आए और वो आधा दिन वो मोटिवेट करें कि देखो तुम्हें इतनी इस सेंटर में प्रॉब्लम हो रही है और ये इतना ये हो रहा है, ये हो रहा है, कि ये तुम ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ, ताकि उनको जब तरकीब दोनों तरफ से मिलेगी कि इदारा भी दे रहा है और घर में जब पेरेंट्स मिलने आ रहे हैं, बहन भाई मिलने आ रहे हैं, तो वो भी मोटिवेट कर रहे हैं कि देखो बेटा ये नुकसान है तुम्हारे, ये बेहतरी नहीं है। तो ये मोटिवेशन पे इदारे काम नहीं कर रहे। ये चीज़ हमें बाहर के ममालिक में नजर आती है, खास करके जापान, बिल्कुल यूरोप कंट्रीज में है ये, यूरोप कि वहाँ पे अगर स्कूल में बच्चा जा रहा है तो उसकी एक सारी चीज़ें, यहाँ तक कि वो सफाई करवाते हैं, 10 मिनट के लिए चाहे कराएं, सफाई कराते हैं, खेल की पे तवज्जो देते हैं। और बच्चे की, यानी वहाँ अगर मैंने देखा है जापान, चाइना में, कि बच्चा अपने घर से ब्रश लेके जाता है दांत के लिए जी, ताकि ब्रश कर सके। तो जब वहाँ लंच का टाइम होता है, लंच के बाद बाकायदा बच्चों को ब्रश कराया जाता है और इससे ये पता चलता है कि बच्चा किसी गलत सोहबत का शिकार नहीं हो रहा। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा था
कि एक तो ये हो गया इदारे जो काम कर रहे हैं ये ठीक है, जैसे अपने सहूलियात हैं उनके जितना बजट है उस हिसाब से। हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध जो हम जिस सूबे में रह रहे हैं, इनकी जिम्मेदारियां होती हैं कि ये जो मंशियात के लिए करोड़ों अरबों रुपए के बजट होते हैं ये कहाँ जाते हैं, ये इनको चाहिए कि बाकायदा एक सिस्टम बनाएं, बाकायदा डिपार्टमेंट है इसके लिए, कोई ऐसी कमेटी या हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको बाकायदा एक प्रोग्राम के तहत उसको चलाएं और उसमें लिंक होना चाहिए जो इदारे काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट है उनसे आपस में लिंक कोऑर्डिनेशन नहीं है बिल्कुल। तो ये कोऑर्डिनेशन शुरू होना चाहिए और इसको बेहतर अंदाज में प्लानिंग के तहत प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। देखिए बासित साहब की बात में ही एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी क्योंकि आपका सवाल था ट्रीटमेंट के हवाले से। नेशनल लेवल पे अगर बात की जाए, बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात है कि हमारे पास जितना मरीज़ जितने ज़्यादा हैं उस लिहाज से रिकवरी सेंटर्स बहुत कम है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ या इम्पॉर्टेंट नीड जो मैं फील करती हूँ, कई दफ़ा दो चीज़ें होती हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी में आपके पास अगर आप सिर्फ कराची का ही सर्वे करें तो आपके पास हर गली में कहीं ना कहीं रिकवरी सेंटर आपको नजर आएगा, लेकिन क्वालिटी क्या है? ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा इंस्टीट्यूट भी होना चाहिए कि जो इदारे काम कर रहे हैं या जितने रिकवरी सेंटर्स हैं उनकी ट्रीटमेंट की क्वालिटी क्या है उस चीज़ को भी मोनेटाइज किया जाना चाहिए ताकि हमें पता हो। चेक एंड बैलेंस होता है, चेक एंड बैलेंस। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है। अब मैं यासिर साहब आपसे मालूम करने की कोशिश करूँगा कि हमारे यहाँ सरकारी इलाज होते हुए भी मैंने देखा और दीगर जगह भी इलाज होते हुए देखा, वो गोलियाँ देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, ठीक है, सिरप भी होता है उसमें, वो देते हैं कि जी इससे इलाज हो जाएगा। तो मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि जैसे ये बताइए कि नफ्सियाती तौर पे इसका इलाज अहम है या कि दवाइयों से इसका इलाज अहम है? बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया और इस तरह की बहुत सी फैमिलीज़ भी आती हैं इस माइंडसेट के साथ कि जी डॉक्टर साहब ये हमारा प्यारा ये है, इसको कोई ऐसी दवा दे दें जिससे इसका नशा छूट जाए। तो मैं हमेशा हर फैमिली को ये कहता हूँ, याद रखिएगा मेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। मतलब दवाइयाँ अद्वियात जो है बहुत एक अहम हिस्सा है इलाज का, लेकिन सिर्फ अद्वियात से ही इलाज नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद कोई भी नशे की बीमारी में मुब्तला नहीं होता। मेडिकेशन जो है चलती हैं साइकेट्री की सुपरविजन में एक हद तक, जो हमारी प्रैक्टिस है, और आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ होती है। और जो मेन एम्फेसाइज होता है, जैसे मिस फहीला ने भी कहा, रिहेबिलिटेशन कॉन्सेप्ट पे होता है, माइंड मैपिंग पे होता है, बिहेवियर आइडेंटिफिकेशन मॉडिफिकेशन पे होता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे होता है। जैसे आपने कहा, एक छोटी सी मिसाल दी कि जापान की एग्जाम्पल दी कि वहाँ पर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बच्चों पर डाली जाती है। इसी तरह की छोटी छोटी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब भी कोई भी मरीज़ हमारे पास आता है तो उसके ऊपर डाली जाती है। हाइजीन का हेड उसे बनाया जाता है, उसे जो है दूसरी चीज़ों की जिम्मेदारी दी जाती है, अपने बेड का जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ताकि एक बिहेवियर मॉडिफाई हो। ये बात ऐसी है कि इसको यूँ समझें आप कि एक समझने के लिए कि सिर्फ अगर अद्वियात को ही हमने इलाज समझ लिया तो उसकी मिसाल ऐसी है कि एक बहुत बड़ा जो है ना दरख्त है और उसमें कीड़ा लग चुका है। अब हमने क्या किया कि जी उसकी जो है ना शाखें वगैरह काटी, दवाई ली और स्प्रे कर दिया और छोड़ दिया। क्या लगता है जब नई शाखें आएंगी तो क्या कीड़ा होगा उसमें या नहीं होगा? ऑब्वियसली सी बात है होगा। क्यों? क्योंकि कीड़ा जो है, मसला जो है वो उसकी शाखों में नहीं, उसकी जड़ों में है। तो वो जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जड़ में पहुंच गया, उसके बाद आपने इलाज किया। लेकिन हमने ये देखा है नाज़रीन, कभी अगर इमरान शाह साहब मेरे इस प्रोग्राम में आए तो यकीनन मैं उनसे भी ये मालूम करूँगा नाज़रीन, ये सवाल ज़रूर करूँगा कि आपके यहाँ, आपके परवरिश रिकवरी सेंटर में आपने इलाज किया, वो मरीज़ सही हो गया और होने के बाद आपने अपने ही इदारे में उनको जॉब भी दी। बिल्कुल, इसके देखें उसके भी प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जैसे पहले रिकवरी में यानी आता है, ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद जो है ना स्टेजेस होती हैं, फिर उसको जो है ना थोड़ा सपोर्टिंग स्टाफ की तरफ लाया जाता है और फिर जो है उसकी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट होती है। तो एक प्रोटोकॉल होता है, एक बेंचमार्क होता है। जैसे ऐसा नहीं है कि जी किसी ने भी 2-3 महीने के बाद वो किया और उसको स्टाफ में शामिल कर लिया, नहीं, क्योंकि वो उसकी अपनी रिकवरी के लिए और दूसरों के लिए नुकसानदेह है। तो उसके लिए एक बेंचमार्क होता है कि कम से कम जो है 1.5 से 2 साल का दौरानिया
जिंदगियां वो एब्सिडेंस में उसने गुजारा हो, मतलब ये कि नशे से पाक गुजारा हो। फिर उसकी एजुकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से मरीजों से हैंडल यानी करना है, और फिर उसको जो है फील्ड में उतारा जाता है सपोर्टिंग स्टाफ के उसमें। ऐसा नहीं है कि जी वो किया उठा दिया, एक सीनियर स्टाफ की सुपरविजन में उसको दिया जाता है कि ठीक है जो है ना आपके पास ये छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और वो जो है ना ऑब्जर्व करता है, असेस करता है। जब सारी चीज़ों पे जो है इंसान के स्टेजेस उबूर करते हुए कम से कम 2 से 2.5 साल जब लगते हैं, तो फिर उसको जो है ना अगर उसकी मोटिवेशन होती है तो ये सवाल करने का, आपकी बात काटूंगा मैं, ये सवाल करने का मकसद ये है कि अगर ऐसे इदारे बन जाएं जो इलाज करें और इलाज करने के बाद उनको उसी इदारे में जॉब मिल जाए, क्योंकि दूसरी जगह तो जाहिर है कि उसका एक रिकॉर्ड ख़राब हो गया, और जाहिर है जब घर वाले एतमाद नहीं कर रहे, भरोसा नहीं कर रहे, तो कौन करेगा। तो ऐसे इदारे जो इलाज करते हैं उनको अपने यहाँ जॉब दे दें, और जॉब देने के बाद चाहे वो वहाँ पे बेड के ऊपर चादर बिछा रहा है या खाना खिला रहा है या मरीज़ों के लिए काम कर रहा है और उसकी एक तनख्वाह है, तो यकीनन वो अपने तजर्बात भी बताएगा कि जब मैं नशे में था, और उन जो नशे के आदी मरीज़ हैं उनको अपना तजर्बा बताएगा, तो उससे भी फ़ायदा हो सकता है। तो इस हवाले से बासित साहब आप क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, और ये जॉब अगर इनको दे दी जाए, मगर असल में जो इदारे होते हैं जो वो उनके पास बहुत लिमिटेड स्टाफ और लिमिटेड बजट होता है, वो उनकी सैलरीज को भी देखना होता है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही है इदारों की। मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इसमें आगे बढ़ के हिस्सा लें, और जितने इदारे काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें। अच्छा, सिर्फ हम हुकूमत पे ही सब कुछ रख देते हैं कि जी हुकूमत को करना चाहिए, ठीक है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, सेहत, तालीम और इस हवाले से उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन हम ये चाहेंगे जैसे कि और हॉस्पिटल्स बने, प्राइवेट हॉस्पिटल बने। में अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है जी, तो अब इस तरह के ऐसे भी हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, और जैसे ये इदारा है यासिर शाह साहब हैं, हमारी बहन हैं, तो इन ऐसे लोगों को वहाँ पे रखना चाहिए, इनको जॉब देनी चाहिए ताकि बेहतर से बेहतर इलाज हो सके नशे के मरीज़ का, और हम मज़ीद इस बीमारी से, इस मौजी और जो ये जो बहुत बड़ा, ये मैं समझता हूँ कि एटम बम से भी बड़ा, जिससे हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं, और उनका इलाज हो सके। बासित साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। फ़हीला रियाज साहिबा, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएं, और आपकी बातों से बहुत कुछ समझ में हमारे नाज़रीन के आया होगा। यासिर शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ हमेशा हर प्रोग्राम में शामिल होते हैं, और बहुत खूबसूरत आप बातें करते हैं, क्योंकि मेरे आप को होस्ट हैं, और यकीनन ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह चलता रहेगा, और इसके अलावा दीगर प्रोग्राम भी हम करेंगे। लेकिन आज फैमिली के हवाले से हमारा ये प्रोग्राम था, उनकी आगाही के हवाले से, और नुक्ता यही है आखिरी कि फैमिली को इदारे भी देखना चाहिए और अपने घर में भी देखना चाहिए। जब बच्चा स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आता है, जब भी हमें देखना चाहिए कि वो किस सोहबत से आ रहा है, उसकी क्या एक्टिविटीज़, और ख़ास करके जब वो मोबाइल लेके अकेले कमरे में बैठते हैं उस वक्त भी देखना चाहिए। हम समझ रहे हैं बच्चा मोबाइल पे पढ़ाई कर रहा है, या कोई मूवी वगैरह देख रहा है, या अपने व्हाट्सएप वगैरह पे लगा हुआ है, या फेसबुक पे, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसकी आड़ में वो तन्हाई में कुछ और कर रहा हो। इस तरफ बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को बचाएं, अड़ोस पड़ोस में भी ख्याल करें, और अच्छे इदारे में उनको ले जाके उनका इलाज कराएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए यासिर शाह को और आसिफ शर्मिला को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।